नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन और आज से टॉपिक रहेगा आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीतियां और जो योजनाएं शामिल की गई उसमें आज के क्लास में महत्वपूर्ण तथ्य और बातें इसमें शामिल करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में महत्वपूर्ण और शानदार 55 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें से आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने का आंसर है आप सही देते हो। उसमें से 55 में से आपको कितना स्कोर रहता है ये कवर करना है। पहला प्रश्न देखो, आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपदा प्रबंधन जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है। ठीक है, प्राथमिक की अगर हम बात करें तो ऐसी मानो कि आपदा से सीधी सी बात हम जानते हैं कि ऐसी आकस्मिक घटना जिससे क्या होता है प्राणी या फिर हम कह सकते हैं कि पादव जगत को कहीं न कहीं हानि पहुंचती है। ठीक है, वो आपदा होती है। अब सवाल इसमें पूछा है कि मान लो कि किसी भी स्थिति में होते हैं कि इसमें प्राथमिक उद्देश्य यानी उद्देश्य क्या होता है, प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो इसमें तो आपदा से पहले और उसके बाद के प्रभावों को कम करना प्राथमिक उद्देश्य। ध्यान रखना, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आराम से रीड करते हुए आगे बढ़ना है। नंबर 2 क्वेश्चन देखो, आपदा प्रबंधन के कितने मुख्य चरण होते हैं। आपदा प्रबंधन के प्रमुख चरण कितने होते हैं। तो मैं एक चीज बताऊं, आपदा प्रबंधन जब होता है तो सबसे पहले प्रयास किया जाता है कि आपदा को आप क्या कर सको, रोकथाम कर सको। यानी पहले जैसे मान लो कि आपने देखा होगा टीकाकरण वगैरह इसमें होते हैं। दूसरे इसमें है कि मान लो कि आपदा अगर बाई चांस आ भी जाए तो उसकी तैयारी करना इसका दूसरा चरण होता है। तीसरा चरण है कि अगर आपदा आए और आपदा की स्थिति है उस समय आपको क्या सामना, यानी एक तो तैयारी तो आपदा से पहले, ये दो चरण आपदा से पहले के हैं और ये उस समय के जब आपदा आई जाए। ठीक है, और चौथा चरण होता है कि आपदा आकर चले जाने के बाद में, ये जैसे मानो चक्रवात आया और निकल गया, उसके बाद में जो घर तबाह है उसका पुनर्वास करना। तो ये 4 चरण होते हैं, ध्यान रखना। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित आपदा, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी एक है जो मानव निर्मित आपदा है। तो सीधी सी बात, भूकंप, बाढ़ और चक्रवात प्राकृतिक, जबकि परमाणु दुर्घटना किस में आती है, मानव निर्मित आपदा में आती है। और आपदाएं दो प्रकार की, हमने पहले बात की, प्राकृतिक और मानव निर्मित, दो प्रकार की आपदाएं इसमें होती है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी आपदा का जो जोखिम होता है उसको न्यूनीकरण या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य क्या है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जोखिम और हानि को कम करना ही इसका प्रमुख क्या रहता है, लक्ष्य रहता है। आपदा प्रबंधन का कौन सा चरण सबसे पहले आता है। अब कौन सा चरण है जो सबसे पहले आता है, और इस पर हमने पहले बात की थी कि रोकथाम और तैयारी का चरण पहले आता है, और जब आपदा है जो प्रतिक्रिया उसके बाद में क्या होता है, तो पुनर्वास लास्ट का चरण इसमें होता है। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन का कौन सा घटक आपदा से पहले के जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा चरण है जो आपदा का, ऐसा कौन सा घटक जो जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें कौन सा चरण होता है, तो उसको हम बोलते हैं जोखिम न्यूनीकरण। क्या बोलेंगे, यानी जोखिम को कम करना ही इसका प्रमुख रूप से आपदा से पहले इसमें ये होता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा है। बहुत इजी और आसानी से देखते हैं कि कौन सा एक प्राकृतिक आपदा पूछा है इसमें। देखो, औद्योगिक दुर्घटना प्राकृतिक है, युद्ध मानो कि युद्ध की बात, औद्योगिक दुर्घटना मानवकृत है, युद्ध मानवकृत है, परमाणु दुर्घटना भी मानवकृत है। ये तीन तो है नहीं, इसका मतलब समुद्री तूफान किस में आता है, समुद्री तूफान जिसको सुनामी बोलते हैं। आपने उदाहरण देखा होगा इसमें, कौन सा, तो इसमें देखो टाइफून का नाम आप अक्सर सुनते हो, टाइफून इसमें आता है। अच्छा, हेरिकेन या हरिकेन नाम से जो तूफान आते हैं समुद्री तूफान, ये प्रसिद्ध है समुद्री तूफान में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मानव निर्मित आपदाओं की रोकथाम का प्रमुख उपाय है। मानव निर्मित जो आपदाएं हैं उसका प्रमुख उपाय कौन सा है, तो इसमें है सख्त कानून और सुरक्षा का उपाय करना। कानून बहुत सख्त होना चाहिए और सुरक्षा का उपाय अगर करें तो मानव निर्मित आपदाएं क्या होती है, जैसे जहरीली गैस है, परमाणु विस्फोट है, ये शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कौन सी आपदा जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। देखो, भूकंप है, सुनामी है, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी,
ये मान लो कि जो प्लेटों का विवर्तन होता है या प्लेटों का खिसकने से आती है, जबकि ग्लेशियर का जो पिघलना होता है ये क्या है, ये आपदा जलवायु परिवर्तन है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और वैसे वैसे क्या होगा, पृथ्वी के तापमान के साथ में ग्लेशियर जो बर्फ से ढके रहते हैं वो पिघलते हैं। आपदा को सुनामी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ये किस कारण से उत्पन्न होती है, तो किस कारण से इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखो, समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट, ये किस कारण से, यानी जो सुनामी उससे कहा जाता है समुद्र के नीचे, यानी समुद्र में जो भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे क्या होता है, उससे मानो कि जो आपदा आती है उसको कहा जाता है सुनामी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें अगला देखो, इसका प्रभाव सबसे तटीय क्षेत्र में होता है। आपदा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया में किसका सबसे अधिक योगदान योगदान होता है, त्वरित प्रतिक्रिया में सबसे अधिक योगदान किसका होता है। तो त्वरित प्रतिक्रिया का मतलब तुरंत आप इस पर कैसे ध्यान दोगे, तो सैटेलाइट आधारित संचार, इसे मान लो फोटो वगैरह खींच के या कैमरे के माध्यम से, इसको हम कह सकते हैं कि कृत्रिम जो उपग्रह होता है उस उपग्रह के माध्यम से भी इसका ध्यान लगाया जा सकता है। आप देखते हो चक्रवात का तुरंत मान लो कि लाइव लोकेशन भेजे जाते हैं इसके माध्यम से। आपदा प्रबंधन की पहली प्राथमिकता क्या होती है, आपदा प्रबंधन की पहली प्राथमिकता क्या होती है, तो पहली प्राथमिकता होता है मानव जीवन की रक्षा करना। पहला उद्देश्य ही होता है मानव जीवन, फिर है मान लो कि धन है, पशु है, उनका भी रक्षा करना, ये अगले उद्देश्य में आता है। आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण कौन सा होता है, ये हम पहले भी डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। 4 चरणों में अंतिम चरण कौन सा होता है, पुनर्निर्माण, या जैसे बाढ़ आई, बहुत सारे लोग तबाह हुए, तबाह होने के बाद उसको वापस भी बसाना होता है, तो वो क्या होता है, अंतिम चरण होता है। आपदा किससे संबंधित है, आपदा इसमें से आपको दिया हुआ है किससे संबंधित है, तो देखो अचानक और गंभीर घटना, केवल मानव जनित घटनाएं, केवल प्राकृतिक घटनाएं। तो देखो आपदा इसमें से हम केवल को हटा दें तो दोनों दोनों चीजें आएगी इसमें, मानव जनित भी होती है और प्राकृतिक घटनाएं भी होती है। आपदा प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, जैसे हम बात करें तो जैसे केवल वित्तीय सहायता, आपदा से पहले तैयारी, अंतरराष्ट्रीय सहायता, या आपदा के बाद का विश्लेषण। आपदा से पहले जो तैयारी होती है ना वो सबसे क्या होती है, महत्वपूर्ण घटक होता है, सहायता वगैरह बाद की चीज है। भारत के किस क्षेत्र में भूकंप की संभावना सबसे अधिक रहती है, भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, और वो क्षेत्र कौन सा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में रहती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। देखो हम एक चीज कहते हैं, उत्तर पूर्वी की बात करें, जैसे भारत के मान लो कि ये दक्षिण भारत में है, और इसके बाद में 2 प्लेटों से बने हुए, कि एक तो देखो यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट, और एक है इंडियन प्लेट, हिंद प्लेट इसको कहा जाता है। अब 2 प्लेटों का मान लो कि ये प्लेट है, लगातार क्या करते हैं, यूरेशियाई प्लेट को आगे मान लो कि इनके बीच में जो स्थान है इसको इसकी तरफ आगे बढ़ रही, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनका टकराव होगा, और जैसे जैसे टकराव होगा तो ये जो हमारे हिमालय का और आसपास का क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम और इसके क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है, आपदा की स्थिति में हम कह सकते हैं भूकंप की संभावना ज्यादा रहती है। देखो प्लेटें आपको याद रहो तो प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है, प्लेटों की जो गति होती है ना वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इसमें हम कह सकते हैं कि एक तो देखो बोला जाता है इसको अभिसारी, एक को बोला जाता है अभिसारी, जिससे प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत आती है। इस प्रकार से प्लेटें क्या करती है, एक दूसरे से विपरीत आती है, जब टकराती है तो बहुत भयंकर भूकंप की स्थिति आती है। एक होती है अपसारी, अपसारी प्लेट के अंदर आपको याद रखना है कि दोनों प्लेटें क्या होती है, अपने अलग अलग रास्ते पे यानी एक दूसरे के विपरीत इस दिशा में चलती है, इनकी संभावना टकराने की तो बहुत ही कम रहती है। और एक होती है जिसको हम बोलते हैं सरली, सरलीकरण की स्थिति में रहती है। यानी ये प्लेटें क्या होती है, ये एक दूसरे के विपरीत तो चलती है लेकिन एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है, इसलिए इनके टकराने के हल्की फुल्की भूकंप है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इससे भूकंप की संभावना
बहुत ज्यादा, यानी यहाँ हल्के हल्के भूकंप आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, ये प्लेटें जब एक दूसरे से साइड में निकल रही होती है तो ज्वालामुखी के प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए दिया हुआ है, सुनामी के लिए किस प्रकार का खतरा सबसे अधिक जिम्मेदार है। सुनामी हमेशा याद रखना, समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है ना, यानी इसको समुद्री भूकंप कहा जाता है, तो ये खतरा सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय, बाढ़ के उपाय को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है जल निकासी व्यवस्था को बेहतरीन बनाना। ठीक है, मानव निर्मित आपदा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। मानव निर्मित जो आपदा होती है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो औद्योगिक दुर्घटना मानव निर्मित है, रेल दुर्घटना है, तेल रिसाव, लेकिन महामारी क्या है, उपयुक्त में से सही ऑप्शन है। महामारी मानव निर्मित भी हो सकती है, अक्सर प्राकृतिक भी ज्यादा होती है, इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा समन जो होता है, मिटिगेशन का अर्थ क्या है, इसमें समन का क्या तात्पर्य है। तो समन का याद रखना, आपदा के प्रभाव को कम करना ही इसमें समन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपने देखो अग्निशमक यंत्र वगैरह, इसमें किस प्रकार की आपदा को धीमी गति वाली आपदा, स्लो ऑनसेट डिजास्टर कहा जाता है। किस प्रकार की आपदा को कहा जाता है, धीमी गति वाला। धीमी गति वाली आपदा हमेशा याद रखना, सूखा बहुत धीरे धीरे होता है, बाकी भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, ये विस्फोट वगैरह ये अचानक होते हैं। आपदा की तीव्रता को निम्नलिखित में से किसके आधार पर मापा जाता है। तीव्रता को निम्नलिखित में से किसके आधार पर, जनहानि के आधार पर, आर्थिक नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का आकार, कितने क्षेत्र प्रभावित हुए, सभी इसमें क्या होता है, उसको मापने के आधार है। साइक्लोन का केंद्र क्या कहलाता है। जो साइक्लोन होता है उसका, यानी चक्रवात का जो केंद्र होता है उसको हम किसे क्या नाम देंगे, यानी उसको आंक देंगे, केंद्र बिंदु, तीव्रता क्षेत्र या उप परिकेंद्र, ऊपरी केंद्र। ठीक है, तो उसको कहा जाता है आंख, क्या कहेंगे इसको। अच्छा, साइक्लोन आपको देखा इस प्रकार से, इस प्रकार का ये जो मानो कि चक्रवात आता है, उसका जो बीच का क्षेत्र होता है ना, वो बिल्कुल खाली रहता है, यानी ये शांत क्षेत्र रहता है बीच का। उस शांत क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उस साइक्लोन की आंख कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन का चरण नहीं है। निम्नलिखित से आपको बताना है कि कौन सा आपदा प्रबंधन का चरण नहीं है। तो आपदा प्रबंधन नीति है, ये चरण नहीं है, सरकार द्वारा निर्मित किए जाते, बाकी 4 चरण में आते ही है, हमने बात कर ली। नेक्स्ट देखो, भारत में सबसे अधिक बार कौन सा प्राकृतिक आपदा घटित होती है। सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक, सबसे ज्यादा आती है बाढ़ आपदा। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन किस सूची में आता है। आपदा प्रबंधन जो होता है, सवाल आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी सूची, भारतीय संविधान की जो सूची है, एक तो आपको याद होगा कि एक तो संघ सूची होती है और एक होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, संवर्ती सूची। भारतीय संविधान की अनुसूची है ना, अनुसूची 7 में इस 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। और आपसे सवाल ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची में आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट, इसमें देखो आप, आपदा प्रबंधन होता है संवर्ती सूची का विषय। क्वेश्चन नंबर देख 27 नंबर आपके लिए दे रखा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है। राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्यमंत्री। हालांकि जब आपदा की स्थिति आती है, जो मुख्य सचिव होता है ना, सारी व्यवस्थाएं वगैरह कौन संभालता है, तो जो मुख्य सचिव होता है वो सारी व्यवस्थाएं वगैरह संभालने का काम करता है। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी दी थी। बात याद रखना, यहां से पूछा क्या है, पूछा है योजना। आपसे पूछने आपदा प्रबंधन अधिनियम या एक्ट कब आया था, तो एक्ट तो आता है 2005 में। और आपसे पूछे कि प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आपसे पूछे, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पूछे, तो ये भी कब आता है, 2005 में। लेकिन इसमें पूछा क्या है, तो आपदा प्रबंधन योजना पूछिए, प्लानिंग पूछिए प्रबंधन के लिए, तो ये प्लानिंग हम कब आते हैं, सन 2016 में आता है। नेक्स्ट देखो, आपके क्वेश्चन दे रखा है,
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला स्तर पर होती है जिले के कलेक्टर यानी जिलाधीश इसको कहते हैं, या डीएम या डीओ कहा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ कितने बटालियनों से मिलकर बना है? कितनी बटालियन होती है? तो आप प्रतिक्रिया बल यानी राहत बल है, ये 16 बटालियनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखो, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? 2005 जो एक्ट है उसके तहत आपदा को हमने कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो दो, एक तो प्राकृतिक हो गई और एक कौन सी हो गई? प्राकृतिक और एक मानवीकृत। ठीक है, एक जैविक आपदा वर्तमान में नीति में शामिल है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा के कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया? अच्छा, वापस रिपीट हो गया क्या? अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, एनडीएमए की टैगलाइन क्या है? एनडीएमए की टैगलाइन क्या है? अच्छा एक मिनट देखना, वापस रिपीट क्या हुआ? अच्छा, इसमें पूछा, अच्छा ये चीज पूछा है कि अधिनियम के तहत कितने प्रकारों में बांटा है, तो इसमें याद रखना आपको। वैसे सीधे तौर पे बात करें तो ये देखो, इसमें दो प्रकार याद रखना आपको। एक तो देखो प्राकृतिक, और एक याद रखना है मानवीकृत, और तीसरा याद रखना है इसमें जैविक। इसमें देखो अधिनियम 2005 के अनुसार है, तीन प्रकारों में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखो, जबकि याद रखना मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, जबकि इसमें तीन प्रकारों में विभाजित किया। जैविक को वर्तमान में इस एक्ट के तहत वापस शामिल कर लिया गया। एनडीएमए की टैगलाइन क्या है? एनडीएमए की टैगलाइन क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, यानी 2005 का एक्ट है, उसकी टैगलाइन है आपदा प्रबंधन सुरक्षित जीवन। टैगलाइन क्या है? आपदा प्रबंधन सुरक्षित जीवन। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, ये इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो ये होता है हर 2 वर्ष में एक बार। नेक्स्ट देखो, इसमें आपदा प्रबंधन में मिटिगेशन शब्द का अर्थ है, मिटिगेशन हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्या अर्थ होता है इसका? मिटिगेशन का अर्थ होता है समन, समान अर्थ होता है इसका। तो इसमें अर्थ ले सकते हैं आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना। समन का मतलब क्या होता है? कम करना। नेक्स्ट देखो, आपदा प्रबंधन के 4 चरण कौन से? आपको 4 चरण इसमें से सही बताएं, हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होगा। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन नीति कब लागू की गई थी? आपदा प्रबंधन की भारत सरकार द्वारा नीति कब लागू की गई थी? देखो एक्ट कब आ रहा है, तो एक्ट हमने बात की 2005 में आ रहा है, एक तो पॉइंट ये नोट करना। प्राधिकरण कब आ रहा है? प्राधिकरण आपको याद रखना है 2005 में प्राधिकरण आता है। ठीक है, अच्छा योजना कब आ रही है? आपदा प्रबंधन की योजना आती है 2016 में। और आपसे पूछा है इसमें कि आपदा प्रबंधन की नीति कब आई, तो नीति आई थी 2009 में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण समिति, कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह सचिव क्या होता है इसका? अध्यक्ष होता है। यूएनआईएसडीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप इसमें आपसे पूछा गया है, और इसका यूएनआईएसडीआर का होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होगा। भारत में भूकंप क्षेत्र वर्गीकृत, तो सेंसेमिक जोन है, कितने प्रकारों में बांटे गए हैं? तो जोन याद रखना, मैं सीधे भाषा में बात करूं तो 4 प्रकार है। तो एक तो याद रखना है कि जोन नंबर 2,
जोन नंबर 3, जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5। 1 नंबर कोई जोन नहीं है। जो 5 नंबर जोन है वो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। जो भूकंप के क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक 5 नंबर में आते हैं और 2 नंबर में बहुत ही कम भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि ये आपके असम और आसपास के क्षेत्र में जोन नंबर 5 में आते हैं। नेक्स्ट देखो, NAPCC राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना अंतर्गत कितने मिशन शामिल है? कितने मिशन शामिल है इसमें? NAPCC, इसमें याद रखना है कितने मिशन शामिल किए गए। तो इसके अंतर्गत मिशन शामिल किए गए अपने 6 मिशन। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष, सॉरी 1 मिनट देखना, इसमें सॉरी 8 मिशन शामिल किए गए, 6 नहीं सॉरी 8 मिशन इसके तहत शामिल किए गए। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष नेशनल एडेप्टेशन फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कोष का मतलब क्या होता है? कोष का मतलब फंड होता है, तो इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए शुरू किया गया था? कौन सा मिशन है जलवायु परिवर्तन से जो प्रभाव होते हैं उनको कम करने के लिए शुरू किया गया था? तो कौन सा था? राष्ट्रीय हरित मिशन, भारत मिशन। नेक्स्ट देखो, भारत में जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्टिंग के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो कौन सी संस्था जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन के लिए? तो ये याद रखना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये क्या करते हैं? पहले तैयारी करते हैं, आपको पता हो तो। और पहले बता देते अकाल कितना क्या स्तर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सूखा, अकाल, आपदा, सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों यानी CGHG में शामिल नहीं है? कौन सी गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन यानी N2 इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसमें इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना किस वर्ष लागू की गई थी? जैव विविधता कार्य किस वर्ष लागू किए गए थे? 2003 में। ठीक है, और याद रखना इसके लिए हम एक्ट लेकर आए थे योजना के लिए 2002 में, और इसको लागू किया था 2003 में योजना कार्य योजना के तहत। नेक्स्ट देखो, अच्छा आपसे पूछ लेना इसे राजस्थान में कब लागू किया? तो राजस्थान में ये लागू हुआ था 2010 में लागू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की शुरुआत किस वर्ष से की? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये वैसे शुरुआत तो की थी 2015 में। और फ्रांस में आपको याद हो तो फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में हुआ था एक समझौता अंतरराष्ट्रीय देशों के मध्य इसमें। ठीक है, वर्तमान में शायद इसमें 105 देश के लगभग शामिल है वर्तमान में। और इसका एक चीज नोट कर लेना, मुख्यालय अपने भारत में बनाया था, और भारत में गुरुग्राम, गुड़गांव नाम होगा, हरियाणा का नाम याद है आपको, वहां पर इसका मुख्यालय है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? और ये भी की गई थी सन 2010 में। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय जलवायु सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जलवायु सेवा केंद्र का मुख्यालय है दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट देखो, इसमें राष्ट्रीय अनुकूल कोष का प्रशासन कौन करता है? प्रशासन कौन करता है अनुकूल कोष का? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक करती है। अच्छा, ग्रामीण विकास बैंक के बारे में थोड़े इसमें बता दूं, इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है नाबार्ड। नाबार्ड बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार एग्जाम में टपक पड़ता है ये। स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है, ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है,
और किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना? शिव रमन समिति, याद होगा आपको, शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52 है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य कितने? तो कितने विशेष कितने लक्ष्य इसमें है? तो 17 लक्ष्य इसमें निर्धारित है, ध्यान रखना। सतत विकास जो एसडीजी है उसमें याद रखना कि 2015 से लेकर 2030 तक इसको वर्ष यानी 15 वर्ष का समय इसमें लिया गया था विकास के लिए, और इसमें टोटल है ना गोल कितने थे? 17 विषय शामिल किए गए थे, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सीओपी कोप का पूर्ण रूप नाम क्या, यानी पूरा नाम, कोप जो पढ़ते हैं ना कोप 29 वगैरह, क्या पूरा नाम? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पूरा नाम है सीओपी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें कोप परिवर्तन पर कोप 29 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था अजरबैजान में, कब? 2024 में। नेक्स्ट देखो 55 नंबर, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का गठन है, स्वच्छ ऊर्जा कोष का गठन किस वर्ष किया गया था? 2010 में। प्रदूषण से बचने के लिए इसका गठन किया जाता है। ये 55 आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट में ये जरूर करना है कि इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम साथियों।